नमस्कार, स्वागत है आपका पेपर डिस्कशन सीरीज़ में। आज हम देखेंगे केवीएस का जेएसए का पेपर। इस सीरीज़ में हम सेक्शन वाइज डिस्कशन करेंगे जो जेएसए का पेपर हुआ था 2 मार्च 2023 को। इस पेपर में टोटल 6 सेक्शन थे और हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन थे, यानी कि टोटल हमारे पास 120 क्वेश्चन थे, 120 नंबर के, एक नंबर का एक क्वेश्चन। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आप जो है हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले इस 120 में से कितनी कट ऑफ गई थी। तो अगर हम जेएसए की बात करें तो 106 जनरल के लिए कट ऑफ गई थी और ये बाकी कैटेगरीज के लिए कट ऑफ है 120 में से। जिसके 106 या 106 से ज़्यादा नंबर थे उन्हें जो है स्किल टेस्ट यानी कि जो हमारा टाइपिंग टेस्ट होता है उसके लिए बुलाया था। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जीएस में। जीएस यानी कि हमारी जियोग्राफी होगी, हमारी इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटी होगी, साइंस हो गई और हमारे करंट अफेयर्स हो गए। ये सारी चीज़ें आ गई हमारे जनरल स्टडीज़ में। तो आज हम देखेंगे 2 मार्च 2023 जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था पेपर, उसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दी थी, आपने बताना था कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत। तो सबसे पहले दी है आर्टिकल 269 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कलेक्ट द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो अगर आप 269 आर्टिकल को पढ़ें तो यहाँ पर बताया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट या फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है टैक्स को कलेक्ट करने की। तो यहाँ पर ये जो जीएसटी वगैरह का मेंशन है वो इस आर्टिकल में नहीं किया गया है। जो जीएसटी का मेंशन किया गया है उसके लिए आर्टिकल है 269A। 269A जो आपको पता है कि अमेंडमेंट करके हमने ऐड किया था, जिसको हम जीएसटी अमेंडमेंट भी बोलते हैं। तो 269A का सब क्लॉज अगर 1 पढ़ें आप तो उसमें लिखा गया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास शक्ति है गुड्स एंड सर्विसेज जब इंटर स्टेट ट्रेड होता है वहाँ पर कलेक्ट करने के लिए। तो ये जो है पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट है द अमाउंट अपोर्शन्ड टू अ स्टेट अंडर द जीएसटी शेल फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अगर इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ें तो ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है, तो इस कारण से ये भी गलत है। क्योंकि अगर आप 269A सब क्लॉज 2 पढ़ें तो उसमें लिखा गया है कि जो भी जीएसटी कलेक्ट होगा वो शेल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारा आंसर हो गया बोथ A एंड B आर इनकरेक्ट, यानी कि यहाँ पे करेक्ट पूछा था तो ना A और ना B दोनों ही इनकरेक्ट हमारी स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें याद रखनी है कि जीएसटी अमेंडमेंट कौन सी थी और वो कौन से ईयर में आई थी। साथ ही साथ जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ था या फिर जीएसटी डे हम कब मनाते हैं। तो 1 जुलाई को हम हर एक साल जीएसटी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल 1 के बारे में। अगर आपने आर्टिकल 1 पढ़ा है तो इसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इसका आंसर होगा 3 अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। ध्यान से आपने पढ़ना है कि करेक्टली पूछा है या इनकरेक्टली पूछा है। तो यहाँ पे आपको कुछ जो है हिस्टोरिकल इवेंट्स दिए हैं और आपने ईयर मैच करना है कि वो ईयर ठीक है या नहीं है। तो पहला इवेंट दिया गया है पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1928, बिल्कुल करेक्ट है। जहाँ पर जो वहाँ की वीमेन थी, बारदोली कहाँ पर है? गुजरात में। तो जो वहाँ की वीमेन थी उन्होंने जो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी हैं उन्हें सरदार का टाइटल दिया था। सरदार का टाइटल उन्हें उनके काम के लिए वहाँ पर वीमेन ने दिया था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो हमने देखा है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनके बीच और ब्रिटिशर्स के बीच में हमारी जो है कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, कुछ मीटिंग्स हुई हैं, तो उनको हम बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। टोटल कितनी हुई हैं? टोटल हुई हैं 3। तो इनको 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को याद रखने का एक तरीका है, आपने याद रखना है कि
पहली हुई है 30 में, नेक्स्ट 31 में और थर्ड 32 में। इनको याद रखने के लिए नीड सम नोट्स, यानी कि जो पहली मूवमेंट है वो हुई है नवंबर 1930 में, दूसरी सितंबर 1931 में और तीसरी एन से फिर से नवंबर 1932। तो 3 आरटीसीज के डेट को याद रखने का तरीका। थर्ड स्टेटमेंट है, तो यानी कि ये भी क्या होगी हमारी, सेकंड ऑप्शन भी हमारी करेक्ट होगी, पहली भी हमारी करेक्ट होगी। तीसरा, महात्मा गांधी विजिट टू नोखाली, तो ये कहाँ पर है, नोआखली भ्रमण कहाँ पर किया था उन्होंने, ये जगह कहाँ पर है, बांग्लादेश में। जब पार्टीशन के दौरान जो है वहाँ पर दंगे हो रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने विजिट किया था। तो ये भी जो है हमारी तीसरी भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ, रॉलेट सत्याग्रह, तो रॉलेट सत्याग्रह हमें पता है कब हुआ है, 1919 में। 1919 में क्या हुआ था, एक एक्ट लेके आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। उसका जो है पूरा नाम कुछ और था, लेकिन उसको शॉर्ट में रॉलेट एक्ट भी बोलते थे। 1919 में आया था, जिसके अकॉर्डिंग कि किसी भी पर्सन को पुलिस जो है बिना वारंट के, यानी कि अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है, तो उसके खिलाफ जो है 2 पर्सन सत्यपाल और सैफुद्दीन जी को उनको जो है गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ फिर जो है रॉलेट सत्याग्रह किया गया था। तो कब किया गया था, 1919 में। इसलिए इसका आंसर क्या है, फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्टली पूछा गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, यानी कि फिर से जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी गई है। Under the Constitution of India, it is a fundamental duty of parents who is a citizen of India to provide opportunities for education to his child between age of 6 and 18 years। तो जब ऐसी स्टेटमेंट होती है तो वहाँ पर आपने याद रखना है कि अगर कोई ईयर दिया है या फिर अगर कोई नंबर दिया है या फिर जैसे कि वर्ड दिया है ओनली या ऑल या सम, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा सतर्क हो जाना है कि यहाँ पर थोड़े इनकरेक्ट होने के चांसेस हैं या फिर ये चीज़ गलत होने के चांसेस हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया है 6 and 18 ईयर्स, यानी कि 6 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है। लेकिन अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 51 आर्टिकल ए सब क्लॉज के में दी है, अगर उसको पढ़ें तो यहाँ पर ईयर दिया गया है 6 to 14 ना कि 18। तो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। दूसरी फिर से फंडामेंटल ड्यूटी से पूछी गई है कि हर एक सिटीजन की ड्यूटी है टू रिस्पेक्ट द नेशनल सॉन्ग। तो फिर से यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक चीज़ दी गई है, फिर से यहाँ पे सतर्क होने की ज़रूरत है। तो अगर आप हमारी पहली ही जो ड्यूटी है यानी कि आर्टिकल 51 ए सब क्लॉज ए में देखें अगर, तो यहाँ पर लिखा गया है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम ना कि नेशनल सॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, इनकरेक्ट। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो दोनों हमारी ए और बी स्टेटमेंट गलत हैं। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या चीज़ रिवाइज करनी है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 जिसने हमारे आर्टिकल 21 ए ऐड किया था और हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें के सब क्लॉज को ऐड किया था। तो ये आपने यहाँ से रिवाइज करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट पहली दी गई है इन 1946 द कैबिनेट मिशन का क्वेश्चन है, हैज रिकमेंडेड अ लूज 3-tier कॉन्फेडरेशन फॉर इंडिया। 3-tier कॉन्फेडरेशन ना कि गवर्नमेंट, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, गवर्नमेंट और कॉन्फेडरेशन जो है अलग अलग है। तो दूसरी स्टेटमेंट है द कैबिनेट मिशन हैज रिकमेंडेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट विद ऑल रेजिड्यूल पावर्स, यानी कि जो सेंटर होगा या यूनियन गवर्नमेंट होगी वो स्ट्रांग होगी, साथ ही साथ उसके पास जितनी भी रेजिडुअल पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी। तो ये 2 स्टेटमेंट दी हैं, आपने बताना है कौन सी इसमें से करेक्ट है। तो अगर पहली स्टेटमेंट को हम देखें तो जो कैबिनेट मिशन था 1946 ये बिल्कुल करेक्ट है, 1946 में आया था। अगर मोर स्पेसिफिक हम देखें तो 19 फरवरी 1946 को ये कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था। फेडरेशन की बात करें तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसने हमें 3-tier कॉन्फेडरेशन फॉर इंडिया बोला था, जिसमें हमारे पास उन्होंने 3 टाइप के ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, यानी कि भारत के जितने भी एरिया था उसको उन्होंने 3 कैबिनेट मिशन ने 3 उसको ग्रुप्स में बांट दिया था। और जो ग्रुप ए था उसमें सारी हिंदू स्टेट्स आनी थी और ग्रुप बी और सी में हमारी जो जितने भी
मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो स्टेट्स आनी थी। तो ये हो गया हमारा कैबिनेट मिशन, ये जो है पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। दूसरी, द कैबिनेट मिशन हैज़ रिकमेंडेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये ऑप्शन जो है हमारी गलत है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेंथ या फिर मोर पावर दी थी किसे, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स थी या फिर जो स्टेट्स थी उन्हें ज़्यादा जो है पावर दी थी। जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट थी या सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनके पास सिर्फ 3 शक्तियाँ थी, या तो फॉरेन अफेयर्स या फिर डिफेंस या फिर कम्युनिकेशन। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ इन 3 चीज़ों में डील करेगी, बाकी जितनी भी रेजिडुअल पावर्स रहेगी या फिर और भी कोई शक्तियाँ रहेगी वो सारी की सारी हमारे जो स्टेट्स हैं, जो राज्य की गवर्नमेंट्स हैं उनके पास रहेंगी। तो ये ऑप्शन हमारी गलत हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए ओनली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ संस्कृत पुराणिक ट्रेडिशन हु अमंग द फॉलोइंग इज हेल्ड एज ब्रदर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो ये क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से या फिर आप इसको करंट अफेयर से भी लेके चल, जो है रथ यात्रा से इसको रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो लॉर्ड जगन्नाथ जी के पूछा है कि ब्रदर कौन हैं। तो इसका सभी को आपको आइडिया होगा कि जो हमारे बलराम जी हैं या फिर जिनको बलभद्रा जी भी हम बोलते हैं वो इनके ब्रदर हैं। यहाँ से आपने रथ यात्रा के बारे में कुछ याद रखना है कि जब रथ यात्रा होती है तो जो लॉर्ड जगन्नाथ जी का रथ होता है उसका नाम होता है नंदी घोष। नंदी घोष। जो हमारे बलराम जी का या बलभद्रा जी के जो इनके भाई जी हैं या ब्रदर हैं उनके रथ का नाम होता है तलध्वज। तलध्वज। और दोनों की सिस्टर हैं जिनका नाम सुभद्रा है, उनके रथ का नाम होता है दर्पण लाना। दर्पण दलाना। तो ये आपने यहां से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जो है आपको पेयर दिया है और पूछा गया है कि बताइए कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। फिर से इनकरेक्टली यहाँ पे पूछा गया है। तो करेक्टली और इनकरेक्टली में आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, तो इसका जो है आपको आंसर पता है कि रॉलेट सत्याग्रह इसका जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि ये 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। यानी कि इन 4 में से आपने बताना है किसका सबसे छोटा एरिया है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सबसे बड़ी स्टेट्स कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी कौन सी है, और जो आपका राज्य या यूनियन टेरिटरी है उसका एरिया कितना है। किसी भी पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर था इसका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर और ये लगभग 36 आइलैंड्स को बना के मिला है। तो आपने अगर भारत का मैप देखा होगा तो हमारे जो वेस्ट साइड है यहाँ जैसे जो है लक्षद्वीप लोकेटेड है और ये लगभग 36 आइलैंड्स को मिला के बनता है। अगर यहाँ पे दूसरे यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो जैसे कि चंडीगढ़ है तो इसका टोटल एरिया है 114 किलोमीटर स्क्वायर। जो हमारा पुडुचेरी है जो हमें लगता है कि स्मॉल है लेकिन उसका एरिया चंडीगढ़ से भी ज़्यादा है 294 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और यहाँ पर फिर से नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स से संबंधित ये क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर इंटेंस हाई प्रेशर बेल्ट्स एरिया। दूसरी स्टेटमेंट, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हरिकेन्स। तो आप देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, अब यहाँ पर आप चाहे ट्रॉपिकल को भूल जाइए, सिर्फ साइक्लोन की बात देखिए। तो जो साइक्लोन होता है वो हमें पता है कि क्या होता है, लो प्रेशर एरिया, ना कि हाई। जो एंटी साइक्लोन होता है यानी कि जो साइक्लोन का अपोजिट होता है वो होता है हमारा हाई प्रेशर एरिया। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। दूसरा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हरिकेन्स, ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक का पोर्शन है या फिर जो हमारा नॉर्थ या फिर हमारा जो ईस्ट पैसिफिक ओशियन का एरिया है वहाँ पर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हरिकेन्स बोलते हैं। और जो हमारा साउथ चाइना सी है या फिर जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर हम जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उन्हें हम बोलते हैं टाइफून्स। तो एक ही चीज़ है, जगह के हिसाब से इस चीज़ के यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलग अलग नाम हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है तो हमारी वन ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा करंट अफेयर और थोड़ा हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। SBI वॉज फाउंडेड एज बैंक ऑफ कैलकाटा इन 1806। SBI के बारे में पूछा गया है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है। SBI बिकम स्टेट ओन्ड इन 1969। स्टेट ओन्ड यानी कि नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन, तो ये जो है यहाँ पर टर्म थी, स्टेट ओन्ड का यहाँ पर नेशनलाइजेशन मतलब है। तो सबसे पहले SBI जो है 1806 में बना था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसके बाद जो है इसका नाम चेंज करके 1809 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था। और फिर 1821 में दो और बैंक, जो कि बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन दोनों को जोड़ के एक नया बैंक बनाया गया था 1821 में, जिसका नाम रखा था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर उसके बाद 1955 में जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने SBI में 60% हिस्सेदारी खरीद ली थी। यानी कि क्या हो गया था 1955 में, नेशनलाइजेशन किसका, SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और फिर यहाँ पर 1955 में ही इसका नाम चेंज करके SBI भी कर दिया था, पहले जिसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था 1821 में। और फिर फर्स्ट बैंक बन गया हमारा कौन सा, SBI, जो क्या हुआ, नेशनलाइज। और फिर ये हमें पता है, जो यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है 1969, यहाँ पर क्या हुआ था, और 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था गवर्नमेंट ने। तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, तो वो होगी इनकरेक्ट। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट पूछा है तो सिर्फ A ओनली, फर्स्ट ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डेफिसिट्स, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, इज नोन एज ट्विन डेफिसिट। बहुत ही जो है फेमस क्वेश्चन, हर एक पेपर में लगभग आता है। तो इसका आंसर था फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या, जब हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, और करंट अकाउंट डेफिसिट कब होता है, जब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट कम होता है, तब वो डेफिसिट होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ लाइब, द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ फीफा 2022। करंट अफेयर का क्वेश्चन, बहुत ही आपने जो है फीफा के मैच भी देखे होंगे, न्यूज़ में बहुत रहता था। तो वहाँ पर जो आपने बॉल देखी होगी, बॉल के ऊपर कुछ एक साइन बनाया गया था, या फिर अगर आपने फीफा का कहीं पे होर्डिंग देखी होगी, कहीं पे पोस्टर देखा होगा, उसके ऊपर भी एक मैस्कॉट सा बनाया होता था। तो ये जो है उसका नाम था लाइव, अरेबियन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब था सुपर स्किल्ड प्लेयर। आपको जो है एक वीडियो भी बना के दी थी छोटी सी, जहाँ पर आपको फीफा के बारे में हर एक चीज़ बताई गई थी, उसका मैस्कॉट, उसकी बॉल का नाम, उसके ऑफिशियल सॉन्ग के बारे में सारा कुछ आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हो गया था अगर आपने वीडियो देखी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑफिशियल साउंड ट्रैक ऑफ फीफा 2022। फिर से फीफा का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो है फीफा से आगे थे और ये दोनों करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। तो इसका आंसर था हाया हाया वॉज द ऑफिशियल साउंड ट्रैक ऑफ फीफा 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू मार्क द इन्वेंशन ऑफ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, रमन इफेक्ट। जो हमारे CV रमन जी थे, जिनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के लिए, उन्होंने एक इफ़ेक्ट डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, जिसका नाम पड़ा था रमन इफेक्ट। उनके नाम के ऊपर रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट क्या होता है, रमन इफेक्ट बोलता है कि जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, उसकी वजह से जो हमें चीज़ें, जो हम डेली फिनोमिना देखते हैं, जैसे कि वाटर का कलर ब्लू या फिर स्काई का कलर ब्लू, जो सनराइज और सनसेट के टाइम आसमान थोड़ा सा रेड होता है, वो सारा किस वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और वो मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उनकी वजह से लाइट स्कैटर होती है। तो इसको हम बोलते हैं रमन इफेक्ट। और जो नेशनल साइंस डे है वो हम बनाते हैं 28 फरवरी को, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को इन्होंने इस रमन इफेक्ट का इन्वेंशन करी थी, या फिर इस चीज़ के बारे में हमें बताया था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी। इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 10 टाइम्स फास्टर देन 4G। तो ये थोड़ा सा आप गेस लगा सकते थे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा,
4G वायरलेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर 5G। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी गई है, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। लेकिन आपने यहाँ पे बात याद रखनी है कि जो हमारा 5G है उस टेक्नोलॉजी में या उस नेटवर्क में हमें ज़्यादा टावर्स लगाने पड़ेंगे। 4G में कम टावर्स लगते थे और 5G में ज़्यादा लगेंगे। कारण क्या है? क्योंकि जो हम वेव्स यूज़ करेंगे 5G में उनकी कम वेवलेंथ है। जब कम वेवलेंथ है तो हमें थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर जो है टावर्स लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जो है एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उस टाइम जो है एक रेत समाधि नोवेल लिखा गया था गीतांजलि श्री द्वारा, तो उनको जो है बुकर प्राइज़ मिला था। और फिर दूसरी स्टेटमेंट थी कि इसको जो है ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में डेजी रॉकवेल द्वारा, जो स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि ये फर्स्ट बुक रिटन इन इंडियन लैंग्वेज, इसको हिंदी में लिखा गया है और इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। तो इसका आंसर है वन ओनली, क्योंकि ट्रांसलेट इंग्लिश में इसको किया था रॉकवेल ने, रॉकवेल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लचित बोरफुकन। तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप मेडिवल हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं जब हम मुगल्स की एक बैटल पढ़ते हैं अहोम किंगडम के साथ, जिसका नाम है बैटल ऑफ सराय घाट। बैटल ऑफ सराय घाट 1671 में जो हुई थी ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर, ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर ये लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच में ये लड़ाई हुई थी? मुगल्स और अहोम किंगडम के बीच में, जिसमें अहोम किंगडम की जो है जीत हुई थी और मुगल किंगडम या फिर मुगल एम्पायर जो था वो हार गया था। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है उसमें क्या दिया है? ही डिफीटेड मुगल्स इन दी बैटल ऑफ सरायघाट, ये करेक्ट हो गई। पहली है हिज 400th बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 24 नवंबर 1922, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट ही हमसे पूछा गया है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इनके बारे में आपने याद रखना है कि लचित बोरफुकन कौन थे? ये एक जनरल थे अहोम किंगडम में, अहोम किंगडम, और ये इतने ज़्यादा एफिशिएंट थे कि लगभग अहोम किंगडम ने जितने भी लड़ाइयाँ जीती हैं वो जो है इनके कारण वो जीत पाए हैं। इनके नाम के ऊपर एक अवार्ड भी दिया जाता है एनडीए के कैंडिडेट्स को, बेस्ट कैडेट अवार्ड, बेस्ट कैडेट फ्रॉम एनडीए, उन्हें लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत गौरव ट्रेन्स इज अ यूनियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव अंडर देखो अपना देश। द रामायण सर्किट इज नॉट पार्ट ऑफ द भारत गौरव ट्रेन्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इंडिया में जितनी भी हमारी ट्रेन्स चलती हैं वो तीन टाइप की हैं। फ्रेट ट्रेन, फ्रेट ट्रेन यानी कि जो हम मालगाड़ी बोलते हैं। दूसरी पैसेंजर ट्रेन, जिसमें हम जो है ट्रेवल करते हैं। तो पहले ये दो टाइप की ही चलती थी, लेकिन कुछ वर्ष पहले यूनियन गवर्नमेंट ने एक और स्कीम चलाई या एक और टाइप की ट्रेन्स चलाई, जिनका नाम रखा गया भारत गौरव ट्रेन्स। अब इन ट्रेन्स का क्या काम है कि टूरिस्ट जो है हमारे, उनको ट्रेन के थ्रू ट्रेवल करवाना। यानी कि भारत गौरव ट्रेन्स ऐसे ऐसी जगह पर जाती हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड हों। जैसे कि मान लीजिए कि रामायण, यहाँ पर जैसे दिया है रामायण सर्किट, तो ये ट्रेन वहाँ पर जाएगी जहाँ पर जो हमारे भगवान राम जी हैं वो जगह उनसे संबंधित है। फिर वैसे जैसे मान लो कि बुद्धा सर्किट ट्रेन चली, तो वो जगह जो लॉर्ड बुद्धा से संबंधित है वो ट्रेन वहाँ पर जाएगी। तो वैसे ही ये क्वेश्चन दिया गया है कि भारत गौरव ट्रेन्स इज़ अ यूनियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव अंडर देखो अपना देश, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और दूसरी इज़ नॉट अ पार्ट, तो ये गलत है, ये भी जो है इसी स्कीम का या इसी ट्रेन्स का एक पार्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, तो सिर्फ वन ओनली हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन फ्रॉम जिम्बाब्वे मेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री द्रौपदी मुर्मू इन दिसंबर 2022, हु ऑफ द फॉलोइंग लेड द डेलीगेशन। तो यहाँ पर ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें आंसर होगा स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जिम्बाब्वे। तो ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन, रेस टू जीरो इज, फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन को अगर आपको आइडिया है तो आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं।
तो यहाँ पर 0 से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करें तो एन ऑफिशियल फार्मूला 1 फैंटेसी गेम्स, ये तो हो नहीं सकता। अगर आप 0 से इसको, अगर आप रेस वर्ड लेके अगर सॉल्व करने की ट्राई करें तब आप इसको मार्क कर सकते हो, लेकिन अगर आप 0 से करें तो ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ पेरिस ओलंपिक्स, ये भी नहीं हो सकता। नेम ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, ये भी कोई सेंस नहीं बन रही। तो हमारे पास एक ही स्टेटमेंट बची, अ ग्लोबल कैंपेन फॉर हाल्विंग ग्लोबल एमिशन बाय 2030, तो ये इसका आंसर था। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।